हेलो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्लास में पॉलिनोमियल फंक्शंस तक पढ़ा था। अब हम देख रहे हैं पॉलिनोमियल फंक्शंस में कुछ फंक्शंस के ग्राफ। तो देखिए एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 13 है f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और जो हमारा फंक्शन है वो r से r में डिफाइन है। अच्छा देखिए, इस फंक्शन का हमें ग्राफ बनाना है, तो सबसे पहले हम ये देखें कि इस फंक्शन का डोमेन क्या है। देखिए इस फंक्शन का डोमेन ऑल रियल नंबर्स है और कोडोमेन भी ऑल रियल नंबर्स है। हम एक बार ऐसा सोचते हैं कि हमें ये चीज़ गिवन नहीं है और हम इस फंक्शन का डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकालते हैं। तो मेन तो डोमेन और रेंज निकालना है हमें। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ डोमेन की। व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन? देखिए x की जगह हम कुछ भी रखें, हमें फंक्शन की वैल्यू फाइनाइट नंबर मिलनी चाहिए, तो वो x की वैल्यूज हमारा डोमेन है। तो यहां पर 3 सिचुएशंस हैं, आपको मालूम है। एक तो इन्फिनिटी नहीं मिलना चाहिए, एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म जनरली 0/0, और एक रूट के अंदर नेगेटिव नहीं मिलना चाहिए, इमेजिनरी। तो आप देख रहे हैं इस फंक्शन में f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। इसका जो डिनोमिनेटर है वो तो देखा जाए तो 1 है, ठीक। तो ऐसी सिचुएशन में ये हमें ना तो इन्फिनिटी दे पाएगा ना 0/0 दे पाएगा। अगर हम यहाँ 0 रखते हैं तो हमें 0 मिलेगा, ठीक है। तो ना तो इन्फिनिटी देगा ना 0/0 देगा, हम x की जगह कोई भी रियल नंबर रख लें। अच्छा, अब बात उठती है इमेजिनरी नंबर की। तो इमेजिनरी आने का चांस कब बनता? जब इस पे अंडर रूट होता। तो अंडर रूट वाली बात भी यहाँ नहीं है। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि ये हमें x की किसी भी वैल्यू पर इनफाइनाइट या इनडिटर्मिनेट या इमेजिनरी नंबर नहीं देगा। इट मीन्स ऑल रियल नंबर्स आर डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। तो इसका डोमेन क्या हुआ? r। क्यों हुआ? क्योंकि ये फंक्शन एवरी रियल नंबर पर डिफाइन है। हर रियल नंबर पर इस फंक्शन की वैल्यू फाइनाइट नंबर है। अब हम बात करते हैं रेंज की। रेंज, अच्छा रेंज क्या होता है आपको मालूम है? x रखने पर जो आए, यानी कि y, फंक्शन को हम y इक्वल टू f(x) कहते हैं, यानी हम इसे यूं भी कह सकते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। y और f(x) एक ही बात है। रेंज क्या हुआ अब इस फंक्शन का? हम x की जगह जो कुछ भी रखेंगे, रखने पर जो हमें मिलेगा उसके कॉरेस्पॉन्डेंस में, वो हमारा क्या होगा? रेंज होगा। तो अब एक बात बताएं, आपका जो फंक्शन है वो तो स्क्वायर ऑफ x है। आपने अगर -1 रखा तो भी आपको प्लस का नंबर मिलेगा, आपने 0 रखा तो आपको 0 मिलेगा, आपने 1 रखा तो आपको 1 मिलेगा, आपने -½ रखा तो 1/4 मिलेगा, +½ रखा तो भी 1/4 मिलेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन की वैल्यू या तो 0 आएगी या ग्रेटर देन 0 आएगी। नेगेटिव वैल्यू इस फंक्शन की आ ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि इसका कैरेक्टर ही ऐसा है कि स्क्वायर ऑफ x है और स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब इसका रेंज क्या हुआ? 0 से लेकर इन्फिनिटी, यानी 0 पे क्लोज इंटरवल और इन्फिनिटी पे ओपन इंटरवल। तो हमारा जो रेंज है वो नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स है। नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स का मतलब 0 एंड ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। देखो देखिए हमने यहां एक छोटी सी टेबल बनाई। सबसे पहले हम कुछ नेगेटिव, भाई ऑल रियल नंबर डोमेन है तो x की जगह कुछ भी रख सकते हैं हम। तो हमने यहां रखा -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3, ठीक है। अब y क्या हुआ हमारा? 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9, ठीक। अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं इसका। देखो ये हमारा
एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है 0 0, यहाँ हमने नंबर्स लिखे, ये -3, ये -2, ये -1, ये 1, ये 2, ये हमारा 3 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर हमें 9 मिला, यहाँ पर हमें 4 मिला, यहाँ पर हमें 1 मिला। नेगेटिव वैल्यू तो वाई एक्सिस पर आएगी ही नहीं। अब -3 पे मैंने 9 को डिनोट किया, -2 पे मैंने 4 को डिनोट किया, -1 पे 1 को किया और 0 पे 0 का किया। इन सारे पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कराया। देखिए ये मैंने सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कराया। ऐसे ग्राफ पेपर पे एक्चुअल डायग्राम आ जाएगा। फिर ये ग्राफ यहां से ऐसे गया, ऐसे, यानी 1 पे 1, 2 पे आया 4 और 3 पे आया ये 9। तो आप देख रहे हैं ये ग्राफ पैराबोलिक शेप में आया है। दिस इज कॉल्ड पैराबोला। ठीक है, तो आपने 10th क्लास में जितने भी ग्राफ बनाए थे वो सारे ग्राफ आपके लीनियर फंक्शन के ग्राफ थे। यानी लीनियर फंक्शन का मतलब जहां x की पावर 1 हो। तो 12th क्लास में 11th क्लास में अब जो हम ग्राफ बना रहे हैं वो केवल लीनियर फंक्शन के नहीं है, उसमें क्वाड्रेटिक फंक्शन भी हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर कैसा है? क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो लीनियर फंक्शन में तो क्या होता था? स्ट्रेट लाइन बनती थी। तो याद रहे कि 10th के ग्राफ में लीनियर फंक्शंस के ग्राफ थे, वो आप स्केल यूज करके स्ट्रेट लाइन बनाते थे। बट जब x की पावर मोर देन 1 हो, यानी लीनियर फंक्शन ना हो, तो आप स्केल का यूज नहीं करेंगे। आप पॉइंट्स को सिर्फ पेन से यूं मिलाते हुए चलेंगे, जैसा भी उसका शेप है वो अपने आप ले लेगा। ऐसा नहीं कि आप स्केल से इसको स्ट्रेट मिला रहे हैं, वो गलत हो जाएगा। तो लीनियर फंक्शन के ग्राफ स्ट्रेट लाइन होते हैं, इसलिए वहां हम स्केल का यूज कर सकते थे, बट अब यहां नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा जो ग्राफ है वो है एक्स क्यूब का। हम क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं। देखिए क्यूबिक का, एग्जाम्पल नंबर अब है हमारा 14। देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये हमें फंक्शन दे रखा है और हमें इसका ग्राफ बनाना है। तो इस फंक्शन का डोमेन हम खुद निकालते हैं। पहले क्या होगा डोमेन? ठीक, अच्छा अब आप बताइए कि इस फंक्शन में हमें इन्फिनिटी, इनडिटर्मिनेट या इमेजिनरी वैल्यू मिल सकती है क्या? नहीं मिल सकती। हमें x की जगह हम कोई भी रियल नंबर रखें, हमें जो भी y की वैल्यूज मिलेंगी वो सब फाइनाइट नंबर होंगी, पक्की बात है। तो डोमेन क्या हुआ इसका? ऑल रियल नंबर्स। अब हम बात करते हैं रेंज की। देखिएगा जो रेंज है वो x रखने पर आता है y। तो रियल नंबर को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो नेगेटिव रियल नंबर्स, जीरो एंड पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो अगर आप यहाँ नेगेटिव रियल नंबर रखेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी क्योंकि x की पावर ऑड है, क्यूब है। पॉजिटिव रियल नंबर रखेंगे तो पॉजिटिव रियल नंबर आएगी, जीरो रखेंगे तो जीरो आएगी। तो इसका मतलब सारे रियल नंबर आ रहे हैं। तो रेंज क्या हुआ यहाँ? r। रेंज इज r। चलिए अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो फंक्शन हमारा r से r में डिफाइन है, जिसका कोडोमेन भी r है, डोमेन r है और रेंज भी ऑल रियल नंबर्स है। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखिए वही हम एक टेबल बनाते हैं छोटी सी। ये x, ये y, ये -3, ये -2, ये -1, ये 0, ये 1, ये 2 और ये 3। देखिए ये हमारा माइनस का 27 आ रहा है, ये माइनस का 8 आ रहा है, माइनस का 1 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, ये 8 आ रहा है और ये 27 आ रहा है। ठीक है, अब हम ग्राफ पेपर पे इन पॉइंट्स को लोकेट करते हैं।
तो देखिए ये हमारा y एक्सिस बन गया, ये हमारा x एक्सिस बन गया, ये y एक्सिस बन गया, ये ओरिजिन हुआ। यहां पे ये -3 है, ये -2 है और ये -1 है, फिर ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। अब y एक्सिस पर ये हमारा -27 हुआ, ये हमारा यहाँ -8 हुआ और ये हमारा यहाँ -1 हुआ। फिर इसके बाद ये y, यहाँ हमारा 27 हुआ और ये हमारा 8 हुआ और ये हमारा 1 हुआ। ठीक, अब -3 पे मैंने -27 लिखा, -2 पे ये मैंने -8 लिखा और -1 पे ये मैंने -1 लिया और 0 पे 0 लिया। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा शेप इसका ऐसा आएगा, मैं बना देता हूँ, ग्राफ पेपर पे एग्जैक्ट आता है। ये इसका शेप ऐसे आएगा, यूं जा करके और ये। ठीक है, तो ये हमारा fx = x³ फंक्शन का ग्राफ हुआ, वही 1 पे 1, 2 पे 8 और ये 3 पे 27। ठीक है, ये आप ग्राफ कॉपी में बनाएंगे तो एग्जैक्ट शेप आ जाएंगे इनके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब हमें रैशनल फंक्शन देखना है। हमने पॉलिनोमियल फंक्शन देखा, अब हम देखते हैं व्हाट इज द रैशनल फंक्शन। तो देखिएगा, आपने रैशनल नंबर्स पढ़े हैं। रैशनल नंबर्स किस फॉर्म में होते हैं? P/Q फॉर्म में, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। सिमिलरली मैं यहां पे लिख रहा हूं रैशनल फंक्शन, रैशनल फंक्शन। देखिएगा, रैशनल फंक्शन fx/gx फॉर्म में होते हैं। मैं इसको कैपिटल Fx लिख देता हूं, fx/gx वेयर gx इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर gx 0 हो गया तो फिर fx/0 ये इनफाइनाइट हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये रैशनल फंक्शंस हुए। अब इन रैशनल फंक्शंस में हमारे पास एक फंक्शन हम लोग ले रहे हैं, एग्जाम्पल 1/5, जिसे हम रेसिप्रोकल फंक्शन भी कहते हैं, fx = 1/x। मैं सिर्फ फंक्शन लिख रहा हूं और अब आपसे कह रहा हूं कि थोड़ा सा हम ब्रेन पर जोर दें इसका डोमेन और रेंज फाइंड आउट करने के लिए। हम बात करते हैं कि इसका भाई डोमेन क्या है, इसका डोमेन क्या है। आप सबको मालूम है कि ये u/v फॉर्म में है, इसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या है? 1/x, x है इसका डिनोमिनेटर। तो अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो ये मुझे इन्फिनिटी दे सकता है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पुट x = 0 लिख देता हूं, और जैसे ही मैं x = 0 लिखूंगा 1/0 क्या आ गया? इन्फिनिटी आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? fx इज नॉट डिफाइंड एट x = 0। समझ गए? सो डोमेन इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। तो इसका डोमेन क्या हुआ? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, क्योंकि 0 पे ये डिफाइन नहीं, हम 0 x की जगह नहीं रख सकते हैं। बाकी हम x की जगह कोई भी रियल नंबर रखें, हमें y की वैल्यू फाइनाइट ही मिलेगी। ठीक है, चलिए ये तो हो गई बात डोमेन की। अब हम बात करते हैं रेंज की, हाउ टू फाइंड रेंज। तो आप सबको मालूम है कि हमारे डोमेन में 0 इंक्लूड नहीं है, 0 के अलावा सारे रियल नंबर हैं। तो 0 के अलावा अगर हम यहाँ कुछ भी रखें x की जगह, तो हमें जो फंक्शन की वैल्यू y मिलेगी वो फाइनाइट ही मिलेगी। केवल और केवल 0 पे ही ये इन्फिनिटी दे रहा है हमें। तो जो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू है वो 0 को छोड़कर बाकी सारे रियल नंबर पे फाइनाइट मिलेगी। तो इसका मतलब ये निकला कि जो इसका रेंज है ना वो ऑल रियल नंबर है, बट
हम फंक्शन की वैल्यू 0 नहीं ला सकते। आप x की जगह कोई भी रियल नंबर रख करके अगर y 0 ला सकते हैं तो आप मुझे लाके बता दें। नहीं आएगा। x की जगह हम कोई भी रियल नंबर रखें, यहां 0 नहीं आएगा। इसका मतलब हमारे रेंज में भी 0 शामिल नहीं है। तो रेंज क्या हुआ? रेंज हुआ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। तो रेंज भी इसका यही आया। रेंज भी क्या आया? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। अब इसी रेंज को मैं एक दूसरे तरीके से आपको समझाता हूं, आगे वो हमारे काम में भी आएगा वो मेथड। तो देखिए, डोमेन और रेंज हमने वैसे तो निकाल लिया है ना। अब एक दूसरा तरीका देखिए। अच्छा, एक बात बताएं आप, हम हमेशा बोलते हैं कि जो हमारा x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। y किस पे डिपेंड करता है? x पे। पर यह बात तय है कि दो क्वांटिटी में से अगर एक मालूम है तो दूसरी हम अपने आप निकाल सकते हैं। तो क्या हम ऐसा नहीं बोल सकते कि अगर y हमें मालूम है तो x निकाल लो? ऑफ कोर्स, वैसे x रखने पे y आएगा, लेकिन अगर मुझे y मालूम है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं x भी निकाल सकता हूं। तो देखो, x इक्वल टू 0 पे y डिफाइन नहीं था, है ना। तो इसका मतलब ये निकला कि x इक्वल टू हमारा अगर 1/y कर दें हम, आप देख रहे हो x इक्वल टू कितना हो गया? 1/y हो गया। अब अगर मैं y की जगह 0 रखूं तो x इंफिनिटी आया कि नहीं आया? देख लो आप। when y इक्वल्स टू 0 then x इक्वल्स टू 1/0 यानी कि इंफिनिटी। Hence x is not defined at y equals to 0। तो ये बात पक्की हो गई कि जब y 0 है तो x डिफाइन नहीं है। तो y कौन है? y हमारा रेंज है। भाई सिंपल सी बात है, x की वैल्यूज पर अगर y हमें फाइनाइट नहीं मिल रहा तो वो x हमारा डोमेन नहीं है। इसी तरह से हम उल्टा भी बोल सकते हैं कि y की जिन वैल्यूज पर हमें x फाइनाइट नंबर नहीं मिल रहा वो हमारा रेंज नहीं है। ठीक है भाई, y मालूम है तो हम x मालूम कर सकते हैं ना। तो हम तो y को सर्च कर रहे हैं, y को फाइंड आउट कर रहे हैं, और y कौन है? हमारा रेंज है। और कौन से y हमारा रेंज है? जिन पर x डिफाइन है। तो y इक्वल टू 0 पर x डिफाइन नहीं है। तो इसका मतलब रेंज क्या हुआ हमारा? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। रेंज का मतलब y, यानी y हमारा कोई भी रियल नंबर हो सकता है 0 को छोड़कर। क्यों? क्योंकि 0 के अलावा y की जगह हम कोई भी रियल नंबर रखें हमें x फाइनाइट नंबर मिलेगा। ठीक है, तो हम इस तरह से भी रेंज निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। अब देखिए, हम लोग जो है इसी फंक्शन का एक ग्राफ बना रहे हैं। इसे रेसिप्रोकल फंक्शन भी कहते हैं। f यानी कि हमारा डोमेन r-0 से r में डिफाइन है और fx इज इक्वल टू 1/x। ठीक, अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। देखिए, वही हमने एक टेबल बनाई यहां। यहां x और यहां y। तो x की जगह हमने यहां सपोज -4 रखा। -4 पे हमें मिला -1/4। फिर हमने -3 रखा, हमें मिला -1/3। सूटेबल पॉइंट भी ले सकते हैं आप, भले -3 ना लें। हमने -2 लिखा तो हमें -1/2 मिला। फिर हमने -1 रखा तो -1 मिला। ठीक है, फिर हमने -½ रखा तो हमें -2 मिल गया। ठीक, 0 हम रख नहीं सकते हैं, हमें पता है 0 रखने पे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। फिर हमने यहां आगे +½ रखा तो 2 मिला, 1 पे 1 मिला, 2 पे ½ मिला, 3 पे 1/3 मिला
और 4 पे 1/4 मिला। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखिए ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है। देखिएगा ये हमारा -4 हुआ, ये -3 हुआ, ये -2 हुआ, ये -1 हुआ, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है। अब देखिए आगे जो हमारे नंबर्स एक्चुअली देखा जाए तो -4, -3, -½ भी आ रहा है, तो यहाँ ले लेते हैं अपन -½ ये हमारा -½ हो गया, और यहाँ ले लेते हैं हम +½ ये हमारा +½ हो गया। ठीक है। अब y एक्सिस पर हमारे पास आ रहा है, ये मान लो -1/4 है, ये -1/3 है, ये -½ है, ये -1 है। ठीक है। और ये हमारा -1 -2 ले लेते हैं अपन। ठीक है। अब y एक्सिस पे ये हमारा ½ है, ये 1/4 है, 1/4 नीचे है, ½ ऊपर है। अब उसके बाद हम ऊपर ले लेते हैं यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। ठीक है। तो आप जब ग्राफ बनाएंगे तो एग्जैक्टली आपका ग्राफ ऐसे बनेगा, सिमेट्रिक बनेगा, जैसा यहाँ है ऐसा वहाँ बनेगा, इस तरीके से। ये कभी भी ज्वाइन नहीं होगा, कारण क्योंकि x = 0 पे y इन्फिनिटी है, तो ये साथ में चलता जाएगा, कभी इससे ज्वाइन नहीं होगा। सेम सिचुएशन नीचे रहेगी। ठीक है। तो ये हमारा रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ हुआ 1/x का। तो आप ग्राफ पेपर पे इसको बनाइएगा, एग्जैक्ट आ जाएगा। अब देखिए, अब जो फंक्शंस हम पढ़ने जा रहे हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस। हमारा डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, सब में वो फंक्शंस बहुत काम में आने वाले हैं। आपको ये फंक्शंस बड़े अच्छे से और ध्यान से समझने हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस मैं आपको करवा रहा हूं। देखिए सबसे पहले हम आ रहे हैं अब द मॉड्यूलस फंक्शन। द मॉड्यूलस फंक्शन, द मॉड्यूलस फंक्शन। देखो आप सबने 10th क्लास में कहीं ना कहीं इसका छोटा मोटा यूज किया होगा। जैसे कई बार नहीं कहते हैं कि यार एरिया ऑफ ट्राइंगल -2 आ रहा है, तो एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए मॉड लगा के उसे प्लस कर दो। तो ये वही मॉड है हमारा। ठीक है। अब हम इसकी डेफिनेशन को अच्छे से समझते हैं। अ फंक्शन f फ्रॉम R to R, यानी इस फंक्शन का डोमेन भी ऑल रियल नंबर है और को डोमेन भी, f(x) = mod x is called modulus function, is called modulus function. Okay, where mod x is equal to, देखिए ये mod x 3 टाइप से डिफाइन है, 3 केसेस हैं इसके। mod x is x if x is greater than 0, mod x is minus x if x is less than 0, and mod x is 0 if x is equal to 0। ठीक। तो भाई सिंपल सी बात है, 0 रखोगे तो 0 मिल जाएगा, ग्रेटर देन 0 रखोगे तो ग्रेटर देन 0 x मिल जाएगा, वो का वही बाहर आ जाएगा, और लेस देन 0 रखोगे तो x का साइन चेंज हो जाएगा। अब कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट को एक कंफ्यूजन होता है, वो ये कहता है कि सर मॉड तो कभी नेगेटिव आता ही नहीं, तो आप मॉड x को -x क्यों लिख रहे हो। अब एक सिंपल सा एग्जांपल लेके इस बात को समझना। देखो मैंने x को 5 लिया थोड़ी देर के लिए, है ना, और यहां मैंने x को -5 लिया। अब आप बताएं x यहां पर ग्रेटर देन 0 है ना, और अगर x ग्रेटर देन 0 है तो mod x = x, तो हमने लिखा mod x = x। अब एक बात बताएं आप,
जब हम x की जगह 5 रखेंगे तो मॉड 5 हमारा 5 आ गया, क्योंकि अगर x ग्रेटर देन 0 है तो मॉड x की वैल्यू x ही होगी, जो है वही होगी। अब इधर आए आप, मॉड x इक्वल टू माइनस एक्स। भाई हमें मालूम है कि अगर x हमारा लेस देन 0 है, देखिएगा ये लेस देन 0 है ना, तो मॉड x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस एक्स। अगर मॉड x की वैल्यू माइनस एक्स है तो क्या ये माइनस का नंबर है? नो। आप देखिए x की वैल्यू मैंने यहां -5 रखी, ये माइनस ऑलरेडी यहां है, और x की जगह मैंने -5 रखी तो +5 हो गया ना। तो कहने का मतलब ये है कि आप ऐसा नहीं सोचें कि ये -x नेगेटिव है, -x पॉजिटिव नंबर है। भाई सिंपल सी बात है, x लेस देन 0 है यानी x एक वेरिएबल है, तो x नेगेटिव नंबर है, और नेगेटिव नंबर के आगे माइनस लगाओगे यानी -x, तो वो पॉजिटिव ही होगा ना। सो -x इज पॉजिटिव। दिखने में नेगेटिव लग रहा है वो, बट जैसे ही x की न्यूमेरिकल वैल्यू लेस देन 0 वाली रखोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसके डोमेन और रेंज की। तो डोमेन तो ऑल रियल नंबर है भाई, ना तो ये इंफिनिटी मिलना, ना ये इनडिटर्मिनेट मिलना, ना ये इमेजिनरी मिलना, हर रियल वैल्यू पर ये हमें रियल वैल्यू देगा। अब हम बात करते हैं इसके रेंज की कि इसका रेंज क्या होगा। डोमेन तो ऑल रियल नंबर है, तो देखिए रेंज निकालते हैं अब हम। तो देखिएगा रेंज इज इक्वल टू, अच्छा भाई एक बात बताओ, क्या मॉड x की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है? नेवर। मॉड x की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। ज्यादा से ज्यादा 0 रखने पे 0 आ जाएगी, बट नेगेटिव नहीं आएगी, ये बात पक्की है। तो इसका मतलब रेंज क्या हुआ इसका, 0 से लेकर के और प्लस इंफिनिटी। समझ गए आप, इंफिनिटी पे ओपन इंटरवल। यानी हम यूं भी बोल सकते हैं कि रेंज इज ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स यानी 0 से लेकर इंफिनिटी तक, ये हमारे इसका रेंज हुआ। अच्छा, अब देखिए कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं एक बार, कुछ क्वेरीज हैं हमारी, वो हम एक बार देखते हैं। मैंने कुछ केसेस बनाए, एक इलस्ट्रेशन लिया। मैंने कहा व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 देन व्हाट इज मॉड x माइनस 1। तो देखिए आपको अब है ना एक मेन चीज पकड़नी है कि इन दो डंडों के बीच में जो कुछ भी लिखा हुआ है, अगर वो पॉजिटिव नंबर है तो वो बाहर ऐसा कैसे ही आ जाएगा, और अगर वो नेगेटिव नंबर है तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। अब इन दो डंडों के बीच की क्वांटिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये आपको कैसे पता लगेगा? ये हमें क्वेश्चन ही बताएगा, हमें कंडीशन बताएगी। अब जैसे देखो x हमारा ग्रेटर देन 1 है ना, तो 1 से ग्रेटर नंबर कोई भी आप यहां रखें, 1 से ग्रेटर नंबर 1.1 रख दें, 2 रख दें आप, 3 रख दें आप, 4 रख दें आप, कुछ भी रख दें, मॉड x माइनस 1 की वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि x माइनस 1 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। देख लो आप, x ग्रेटर देन 1 है ना, तो जब x 1 से बड़ा है तो 1 माइनस हो रहा है, तो बड़े नंबर में से माइनस होने वाला नंबर अगर छोटा है तो पॉजिटिव ही होगा। तो ये बात क्लियर हो गई कि जब x ग्रेटर देन 1 है तो x माइनस 1 हमारा ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है। तो बाहर हम क्या लिख देंगे, x माइनस 1, ऐसा का ऐसा उतार देंगे हम, ठीक है। अब यहीं पर मैं सेकंड कंडीशन बना रहा हूं, देखो when x is less than 1 then mod x minus 1। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो x है ना इस 1 से छोटा है, यानी नेगेटिव नंबर बड़ा हो गया, पॉजिटिव नंबर छोटा हो गया, तो नेचुरल है x माइनस 1 नेगेटिव नंबर है एक, तो x माइनस 1 नेगेटिव है इसलिए इसका बाहर साइन चेंज होगा, तो ये हो जाएगा माइनस ब्रैकेट x माइनस 1। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी कि भाई मॉड के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है, अगर वो पॉजिटिव क्वांटिटी है तो उसे बाहर वैसा का वैसा लिखना है, और अगर वो नेगेटिव क्वांटिटी है तो हमें उसका साइन चेंज करके लिखना है। हाँ, तो देखिए हमने
ये दोनों केसेस देख लिए। अब अगर मान लो x इक्वल टू 1 है तो मॉड्यूलस x माइनस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि मॉड के अंदर की क्वांटिटी अगर पॉजिटिव है तो वैसा का वैसा लिखना है, मॉड के अंदर की क्वांटिटी अगर नेगेटिव है तो साइन चेंज करके लिखना है, और अगर x 1 के इक्वल है तो जो 0 आ रहा है वो 0 आ ही रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल हमें ये ध्यान में रखना है कि मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो हमें या तो कंडीशन बताएगी, और अगर मान लो ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1 या इक्वल टू 1 कुछ भी नहीं लिखा हुआ है और हमसे कहा कि मॉड x माइनस 1 को डिफाइन करो, तो ऐसी सिचुएशन में हम खुद तीनों केसेस बनाएंगे। एक बार हम कहेंगे कि x ग्रेटर देन 1 है तो ये होगा, फिर हम कहेंगे x लेस देन 1 है तो ये आएगा, फिर हम कहेंगे x 1 है तो 0 आएगा। तो ध्यान रहे जब भी आप मॉड को डिफाइन करें तो आपको तीनों कंडीशंस बनानी पड़ेंगी कि भाई ग्रेटर पर ये होगा, लेस पर ये होगा और इक्वल पर ये होगा। और अगर मान लो कंडीशन हमें दे रखी है तो हम डायरेक्ट अपना आंसर उस कंडीशन के अकॉर्डिंग लिखेंगे। चलिए अब हम मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं। देखिए f r से r में डिफाइन है, fx इज इक्वल टू मॉड x, और ये जो मॉड x फंक्शन है ये हमारा तीन तरीके से डिफाइन है। x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0, माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0। तो देखिएगा ये हुआ हमारा y इक्वल टू x, ठीक है, ये हुआ हमारा y इक्वल टू 0 और ये हुआ हमारा y इक्वल टू माइनस एक्स। तो ये सारी लीनियर इक्वेशंस हैं और इनके जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन बनेंगे। तो देखो मैं तीन टेबल यहां बना रहा हूं। सबसे पहले y इक्वल टू एक्स, यहां x यहां y, फिर उसके बाद y इक्वल्स टू 0, यहां x और यहां y, और x भी 0 है, फिर y इक्वल टू माइनस एक्स, यहां x यहां y। अब देखिए यहां हमने 3 रखा, 1 रखा, 2 रखा, 3, क्योंकि यहां x ग्रेटर देन 0 है तो हमें 0 से बड़े नंबर रखने हैं, यहां x लेस देन 0 है तो हमें 0 से छोटे नंबर रखने हैं। तो 1 रखा तो 1 आया, 2 रखा 2 आया, 3 रखा 3 आया, 0 पे 0 आया। अब यहां हमने 1 2 3 किसके रखे? माइनस के। नेचुरल सी बात है कि x हमारा नेगेटिव है तो हम नेगेटिव नंबर ही रखेंगे। तो -1 रखा तो +1 हो गया, -2 रखा तो +2 हो गया, -3 रखा तो +3 हो गया। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। देखिए ये हमारा x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया। ये हमारा -3, -2, -1, ये 1, ये 2, ये 3, यहां पे ये 1, ये 2 और ये 3। आप देखिएगा -3 पे 3 आ रहा है, -2 पे 2 आ रहा है, -1 पे 1 आ रहा है, 0 पे 0 आ रहा है। तो देखो ये स्ट्रेट लाइन गई, लीनियर फंक्शन है, वैसे देखा जाए लीनियर इक्वेशन है, सेम एज यहां बनेगा, 1 पे 1, 2 पे 2 और 3 पे 3। ठीक है, ये हमारा मॉड्यूलस एक्स का ग्राफ हुआ। इसका डोमेन हमें पता पड़ ही गया, ऑल रियल नंबर। इसका रेंज हमें पता पड़ ही गया कि इसका रेंज 0 से इन्फिनिटी है इंक्लूडिंग 0, और को डोमेन ऑल रियल नंबर, और ये इसका ग्राफ हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ रहा है, वो भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारा, सिग्नम फंक्शन। अब हम देखते हैं सिग्नम फंक्शन।
सिग्नम फंक्शन। देखो सिग्नम फंक्शन को इस तरह से डिफाइन किया गया है, अ फंक्शन f फ्रॉम r टू r, ठीक है, fx इज इक्वल टू मॉड x अपॉन x, मॉड x अपॉन x, x इज नॉट इक्वल टू 0, x हमारा 0 के इक्वल नहीं है, और 0 एट x इक्वल टू 0, ये हमारा सिग्नम फंक्शन है। यानी मॉड x अपॉन x में x 0 के इक्वल नहीं है, और जब x 0 है तो फंक्शन हमारा 0 है। अब इसी को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, देखो x नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब दो इसके मीनिंग निकले, x 0 से बड़ा भी हो सकता है और x 0 से छोटा भी हो सकता है। भाई हम कह रहे हैं कि x 0 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, 0 आइदर ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, तो हमें दोनों पॉसिबिलिटी लेके चलनी पड़ेगी। तो हम दोनों चीजें लेके चल रहे हैं, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 देन मॉड x इक्वल टू x, सो मॉड x अपॉन x इज इक्वल टू x अपॉन x इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। अब दूसरा केस क्या है, व्हेन x इज लेस देन 0 देन मॉड x इज माइनस x, सो मॉड x अपॉन x माइनस x अपॉन x इज इक्वल टू -1। तो इस फंक्शन को अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो fx इज इक्वल टू 1 if x is greater than 0, 0 if x is equal to 0, -1 if x is less than 0. This is the signum function. यानी इस फंक्शन में फंक्शन की वैल्यू 1 फिक्स हो गई जब x 0 से बड़ा है, 0 पे 0 हो गई, और लेस देन 0 पर क्या हो गई, -1। अब मैं आपसे पूछता हूं कि भाई इसका डोमेन क्या है, तो डोमेन तो आप x की जगह सारे रियल नंबर आ गए, देखो x 0 से बड़ा भी है, 0 भी है, 0 से छोटा भी है, तो ऑल रियल नंबर इज डोमेन। अब हम बात करते हैं रेंज की। भाई रेंज क्या होता है, वैल्यू ऑफ फंक्शन, यानी y की वैल्यू। तो आप मुझे बताएं, यहां पे जब x 0 से बड़ा है तो y की वैल्यू केवल 1 ही आएगी, और जब x 0 है तो 0 ही आएगी, और जब x 0 से छोटा है तो y की वैल्यू -1 आएगी। तो सीधा सीधा रेंज क्या हुआ, 1 0 एंड -1। सिर्फ 3 ही नंबर इसका रेंज हुए, 1 0 एंड, वो लिख आप किसी भी ऑर्डर में सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा सिग्नम फंक्शन हुआ। अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है हमारा 0 0। अच्छा भाई एक बात बताओ, ये जो ग्राफ है ना, यहाँ x तो कुछ भी हो सकता है ग्रेटर देन 0, और y की वैल्यू फिक्स है 1, ठीक। तो आप देखना ध्यान से कि ग्रेटर देन 0 इस तरफ है ना, और y की वैल्यू क्या है, 1, ये 1 और ये -1, ठीक है। तो अगर मैं 0.1 लूं तो भी 1 आएगा, अगर मैं x 0.2 लूं तो भी 1 आएगा, अगर मैं x 1 लूं तो भी 1 आएगा, अगर मैं x 2 लूं तो भी 1 आएगा, 3 लूं तो भी 1 आएगा, क्योंकि 1 तो फिक्स है। लेकिन 0 पर 1 नहीं आएगा, तो 0 पे 1 नहीं आएगा तो हम एक होलो स्फीयर खाली गोला बनाएंगे। ये खाली गोला क्या शो कर रहा है कि 0 पर 1 नहीं है, लेकिन उसके आगे तो 1 आना, 0 के जस्ट बाद 1 आना चालू हो गया है। तो ये सारे पॉइंट्स हमारा आंसर हैं। तो हम यहां से एक डार्क लाइन खींच देंगे। ऐसे ही 0 पे 0 है, आप देख लो, तो 0 पे 0 है ना, तो इस गोले को डार्क कर दो। ये क्या शो कर रहा है कि 0 पे 0 है, यानी x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 0 है। अब इधर नंबर कौन से हैं, -3, -2, -1
और इधर है -1। अब आप देख रहे हैं 0 पर -1 नहीं आएगा, दिखती सी बात है, तो यहां होलो स्फीयर बना दो आप, खाली गोला। अब 0 से लेफ्ट में, इधर लेफ्ट में जितना भी आप चलेंगे आपको y की वैल्यू -1 ही मिलेगी, यानी यहां भी -1 है, यहां भी -1 है, सब जगह -1 है। देख लो आप, सब जगह -1 है। इस लाइन को हम डार्क कर देंगे, ये हमारा -1 आ गया। तो आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी, सिग्नम फंक्शन का ग्राफ समझ में आ गया आपको। भाई 0 पे 0 नहीं है इसलिए खाली गोला, 0 पे 0 है इसलिए हमने गोले को फिल कर दिया, डार्क कर दिया, 0 पर -1 नहीं है इसलिए खाली गोला। बाकी जैसे ही हम x एक्सिस पर 0 से आगे चलेंगे y हमें 1 ही मिलता जाएगा, सब जगह 1 मिलेगा। जैसे ही हम x एक्सिस से नेगेटिव चलेंगे तो हमें y की वैल्यू -1 सब जगह मिलती जाएगी, हर जगह y -1 होगा। ठीक है, तो ये हमारा सिग्नम फंक्शन का ग्राफ हुआ। ओके, अब हम आते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, उसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब हम आते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पर। इसको भी बड़े अच्छे से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। अब हम देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखिए, अ फंक्शन f फ्रॉम r टू r, यानी हमारा जो ये फंक्शन है ये r से r में डिफाइन है, डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू बॉक्स x। हम इसे क्या बोल रहे हैं? बॉक्स, हमने एक बॉक्स बना दिया है तो इसे हम क्या बोलते हैं? बॉक्स x, BOX, बॉक्स। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो बॉक्स x है इसे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं, जो रिलेशन, जो r से r में डिफाइन है और वेयर बॉक्स x इज लेस देन इक्वल टू x। यानी जो बॉक्स x है इसकी वैल्यू या तो x होगी या x से कम होगी, लेकिन इंटीजर होगी। यानी जो हमारा बॉक्स x है वो हमारा लेस देन इक्वल टू x है, यानी बॉक्स x की वैल्यू या तो x होगी या x से कम होगी। बट कब x होगी और कब x से कम होगी ये भी तो पता होना चाहिए हमें। तो मैं यहां 2 केसेस बना रहा हूं, देखो। केस 1, when x is an integer। देखिए, जब x हमारा एक इंटीजर है देन बॉक्स x इज x। अगर x इंटीजर है तो बॉक्स x की वैल्यू x ही होगी। जैसे फॉर एग्जांपल बॉक्स 1 की वैल्यू 1, बॉक्स -2 की वैल्यू -2, बॉक्स 0 की वैल्यू 0, बॉक्स 3 की वैल्यू 3। केस सेकंड है हमारा when x is not an integer। तो भाई जब इंटीजर नहीं है तो फिर क्या है? डेसिमल फ्रैक्शन है। तो when x is not an integer then value of box x, value of box x is an integer, is an integer which is just less than x, which is just less than x।
इसका मतलब ये निकला कि अगर हमारा x इंटीजर नहीं है, यानी कि डेसिमल फ्रैक्शन है ना, व्हेन x इज नॉट एन इंटीजर, यहां मैं लिख देता हूं x इज अ डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है, देन वैल्यू ऑफ बॉक्स x इज एन इंटीजर विच इज जस्ट लेस देन x। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देखो 1.2 लिखा मैंने, यानी x हमारा इंटीजर नहीं है, 1.2 है। तो आप बताएं जब x हमारा 1.2 है ना, तो 1.2 से ठीक छोटा इंटीजर जस्ट लेस देन कौन सा इंटीजर है, जस्ट छोटा तो 1 है। और अगर हम कहें छोटे इंटीजर कौन से हैं, तो 1.2 से छोटे इंटीजर 1 है, 0 है, -1 है, -2 है। लेकिन हम बात करें इनमें सबसे ग्रेटेस्ट कौन है, वो तो 1 ही है, इसलिए इसका नाम पड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। छोटों में सबसे बड़ा कौन है, 1। तो हमने क्या बोला इसको, ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसलिए हम इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर कह रहे हैं, तो वो 1 हो गया। अच्छा, अगर मैंने आपसे पूछा 1.5, वो भी 1 हो गया। मैंने आपसे पूछा 2.9, वो 2 हो गया। -1.5, तो -1.5 से जस्ट छोटा इंटीजर -2 हो गया। -0.5 से जस्ट छोटा इंटीजर -1 हो गया। प्लस के 0.5 से जस्ट छोटा इंटीजर 0 हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि आप नंबर लाइन के लेफ्ट का नंबर लेंगे, देखिए ये हमारा है -3, ये -∞ से +∞, ठीक है, ये -3, ये -2, ये -1, ये 1, ये 2, ये 3। अब मैंने कहा भाई 1.5, बॉक्स 1.5, तो 1.5 के सबसे पहले लेफ्ट का नंबर कौन है, 1, तो बॉक्स 1.5 की वैल्यू क्या हुई, 1। ऐसे ही यहां मान लो माइनस का 0.5 है, माइनस का 0.5, तो 0.5 के लेफ्ट का इंटीजर कौन है, -1। यानी आपको लेफ्ट का इंटीजर लेना है, लेफ्ट में चलना है आपको, ठीक है। मैंने कहा -2.9, तो -2.9 यहां होगा ना, तो -2.9 के लेफ्ट का इंटीजर कौन है, -3, ठीक है, क्योंकि -2.9 से जस्ट लेस देन इंटीजर -3 है। क्लियर है? तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में वैल्यू निकालना कि हम कैसे निकालेंगे। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, ठीक है। ये एग्जांपल्स मैंने दिए, इनसे आप आसानी से समझ सकते हैं कि वैल्यू कैसे निकालनी है हमें, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर x एक इंटीजर है, अगर x एक इंटीजर है तो उसकी वैल्यू वही रहेगी, 1 है तो 1 रहेगी, -2 है तो -2 रहेगी, 0 है तो 0 रहेगी। लेकिन अगर x एक इंटीजर नहीं है, डेसिमल फ्रैक्शन है, तो बॉक्स x की वैल्यू होगी तो इंटीजर ही, बट उस x से जस्ट छोटा इंटीजर होगी, यानी लेफ्ट का नंबर लोगे आप, नंबर लाइन पे लेफ्ट का इंटीजर लोगे आप। चलिए अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। हाँ भाई, ग्राफ बनाने से पहले हम इसका रेंज डिस्कस करते हैं। हम इसका रेंज डिस्कस करते हैं। तो आपको मालूम है x की जगह रख तो कुछ भी सकते हैं हम, कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं और y हमें मिलेगा भी, है ना, तो y हमें मिलेगा भी। लेकिन आपने ये देखा, आप x की जगह चाहे कोई भी रियल नंबर रखें, आपको जो y मिल रहा है वो मिल तो इंटीजर ही रहा है ना, तो इसका मतलब इसका रेंज क्या हो गया, z, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, यानी इसका रेंज क्या हुआ, इंटीजर्स, z हो गया, ठीक है। चलिए अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। अच्छे से समझिएगा इसका ग्राफ। ये हमारा ओरिजिन है 0 0, हमने नंबरिंग कर ली 1 2 3
4, 1 2 3, बहुत है 3 नंबर्स, फिर -1 -2 -3, फिर इधर -3 -2 एंड -1 एंड -1। देखिएगा जब हम, अब देखो ये है हमारा फंक्शन f(x) = बॉक्स x। अब समझना आप बात को, आपने जैसे ही यहाँ 0 रखा तो 0 आ गया। ये अपने को मालूम है अगर x इंटीजर है तो वही वैल्यू आएगी इसकी। तो आप देख रहे हैं 0 पर तो 0 आ गया, ठीक है, 0 पर क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। अब 0 के आगे का नंबर मैंने 0.1 रखा तो भी 0 आएगा, 0.1 पे भी क्या आएगा, 0 आएगा, 0.5 पे भी 0 आएगा, 0.9 पर भी 0 आएगा, बट 1 पर क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर भी 0 है, यहां भी 0 है, यहां भी y 0 है, यहां भी y 0 है, ठीक इससे पहले तक y 0 है, लेकिन 1 पर y 0 नहीं है। तो 1 पर, ये जो 1 है ना हमारा, 1 पर y 0 नहीं है, तो 1 पर हम होलो स्फीयर बनाएंगे कि भाई ये पॉइंट शामिल नहीं है। बाकी सब जगह तो 0 है, तो ये लाइन हम डार्क कर देंगे, ये लाइन हमने डार्क कर दी। अब हम आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं ना 1 पे 1 आ रहा है, तो ये मैंने 1 पे बना दिया, 1 पे 1 आ रहा है। अब 1.1 पे भी 1 आएगा, 1.5 पे भी 1 आएगा, क्या 2 पे 1 आएगा क्या, नहीं, 2 पे तो 2 आएगा, तो 2 पे 1 नहीं आएगा, और नहीं को हम होलो स्फीयर बना के शो करते हैं, 2 पे 1 नहीं आएगा, ये हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक। अब हमें मालूम है यार 2 पे तो 2 ही आएगा, 2 से आगे 3 तक 2 ही आएगा, सब जगह 2 आएगा, बस 3 पर 2 नहीं आएगा, इसलिए हम 3 पर 2 के आगे होलो स्फीयर बनाएंगे, ये लाइन डार्क कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही 3 पे 3 आएगा, लेकिन 4 पे 3 नहीं आएगा, बाकी सब जगह 3 आ रहा है, ये डार्क कर दिया। ऐसे ही हम नेगेटिव पॉइंट्स ले लेंगे कि भाई -1 पर -1 आएगा, बट आगे जैसे जैसे हम चलेंगे 0 पर -1 नहीं आएगा, तो ऐसे बन गया। फिर -2 पर तो -2 आएगा, लेकिन -2 से इधर चलेंगे तो -1 पर -2 नहीं आएगा, बाकी बीच में सब जगह -2 आएगा। तो इस तरह से ये स्टेप्स वाइज ग्राफ बना, सीढ़ी नुमा ग्राफ बना। ये स्टेप्स हैं, ऐसे जो ग्राफ होते हैं ये डिसकंटिन्यूअस होते हैं, लगातार नहीं होते हैं, आप देख लीजिए बीच में ब्रेक है इनमें। तो ये हुआ हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ। चलिए आज हम हमारी क्लास को यहीं ओवर करते हैं। हमने मेन कुछ ग्राफ्स देखे, नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।